न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9 जिसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरें, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो चारुल, क्या है आज की पहली बड़ी खबर? बिल्कुल, सबसे पहले निदा आज हम बात करने वाले हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और ये उनका 2 दिवसीय दौरा रहेगा। वहीं उनके भव्य स्वागत के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। आपको ये भी बता दें कि आज अरुणाचल प्रदेश का 37वां स्थापना दिवस है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और स्थापना दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। तो निदा, पहली खबर अरुणाचल प्रदेश की। अब आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, तो चारुल ने जिक्र करा देश के राष्ट्रपति का और हम जिक्र करेंगे। अब आइए आपको बता दें नागालैंड से अगली खबर का, क्योंकि अगली खबर जो है वो पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड से है, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड का दौरा करेंगे और इस दौरान वो विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मौन जिले में अमित शाह रोड शो के बाद दोपहर 3:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि नागालैंड में 27 फरवरी को सभी 60 विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। अगली खबर आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल नड्डा कर्नाटक के उडुपी में सुबह 10 बजे जिला स्तरीय बूथ समिति सम्मेलन और अन्य 2 कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे बयूदर में मेगा वाहन जत्थे में भाग लेंगे और एक जनसभा करेंगे और साथ ही साथ कई और कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और अगली खबर राजस्थान से, जहां आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर के दौरे पर रहेंगी और वो आज जयपुर में बजट के बाद की चर्चा में भाग लेंगी। दरअसल कार्यक्रम को बजट के बाद की बैठक श्रृंखला के भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई हितधारकों से संवाद करेंगी और संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में की गई घोषणाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात इसमें की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि अगली खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां चुनाव आयोग की शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही रोष में है और इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनकी तरफ से चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए ऑनलाइन याचिका दाखिल कर अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई गई है। ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दलीलें पेश करेंगे। और अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र की सियासत से ही जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना तो मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और ना ही मैं कांग्रेस के साथ गया, बल्कि बीजेपी ने मुझे खुद कांग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1993 के समय में 56 इंच सीने वाले लोग कहां थे? बीजेपी को बाला साहेब चाहिए मगर उनका बेटा नहीं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा धनुष बाण छीन लिया गया है, मैं मशाल लेकर मैदान में आता हूं, अगर हिम्मत है तो आप धनुष बाण लेकर आओ। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी यही चाहती थी कि लड़ाओ और राज करो। साथ ही उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मर्द हो तो चुनाव लड़कर दिखाओ। खबरों में अब रुख करते हैं गोवा का, जहां पर क्यूएस इंडिया समिट 2023 का आयोजन हो रहा है।
क्यूएस इंडिया समिट 2023 भारत में शिक्षा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है और समिट में वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में देश की स्थिति को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने और तलाशने पर भी चर्चा होगी। इस समिट में देश और विदेश की कई यूनिवर्सिटीज के चांसलर हिस्सा लेने वाले हैं और शिक्षा से जुड़ी कई अहम विषय पर चर्चा होगी। वहीं क्यूएस इंडिया समिट 2023 में निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी शिरकत की। और अगली अहम खबर भी गोवा से ही है, जहां पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा कार्निवल 2023 को हरी झंडी दिखाई। दरअसल पर्यटकों के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र है और हर सीजन में पर्यटक गोवा घूमने जाते हैं। हालांकि फरवरी के महीने में पर्यटकों के लिए गोवा सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखकर गोवा कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि 4 दिवसीय गोवा कार्निवल का समापन 21 फरवरी को होगा। गोवा कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन गोवा के 4 खूबसूरत शहरों पणजी, मापुसा, मंडगांव और वास्को में किया जा रहा है। खबरों में अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर जेएनयू में एक बार फिर से 2 छात्र गुट आमने सामने आ गए। जेएनयू के छात्र संघ कार्यालय में शिवाजी जयंती के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी सदस्यों के बीच झड़प हो गई। दरअसल एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की तस्वीर से माला निकालकर उसे नीचे फेंक दिया। एबीवीपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में जेएनयू एसयू की तरफ से भी बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि एबीवीपी द्वारा छात्रों पर हमला किया गया और साथ ही आरोप लगाया कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ जेएनयू एसयू द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। लेफ्ट ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हो गया। उनके आवास पर बदमाशों के झुंड ने पथराव किया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसका वीडियो भी जारी किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मेरे दिल्ली आवास पर एक बार फिर से हमला हुआ है। साल 2014 के बाद घर पर हमले की ये चौथी घटना है। हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी ने उनके आवास का दौरा किया। पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। ओवैसी के अनुसार रात में जयपुर से जब वो लौटे तो लौटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके आवास पर पत्थर फेंके गए। ओवैसी ने दिल्ली पुलिस से आरोपी को तुरंत पकड़ने की मांग की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर लखनऊ में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में सदन को सुचारू तरीके से चलाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। सभी दलों को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करना चाहिए। सीएम ने बैठक में कहा कि साल 2023 का प्रथम सत्र का आयोजन संसदीय मर्यादाओं के रूप में होगा। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी ने कोरोना काल में सदन का संचालन किया है। स्वस्थ चर्चा के लिए सभी दल सहयोग करें। बता दें कि 22 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। और अगली अहम खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और साथ ही साथ ढांचागत विकास पर फोकस होगा। बजट सत्र आज से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। खबरों में अब रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर धामी सरकार बहुत जल्द हर महीने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारियां कर रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा है कि इससे छात्र छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और स्कूल ड्रॉप आउट कम होंगे। छात्रवृत्ति के लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। क्लास 6 और 8 के छात्र छात्राओं की जहां परीक्षा ली जाएगी, वहीं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का चयन बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। इस नए कानून के तहत कक्षा 6 के छात्रों को 600 रुपए, 7वीं के छात्रों को 700 रुपए, 8वीं के छात्रों को 800, 9वीं के छात्रों को 900 रुपए और 10वीं के छात्रों को 2000 रुपए, 11वीं के छात्रों को 2500, 12वीं के मेरिट के आधार पर चयनित हुए छात्र छात्राओं को हर महीने 3000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
और अगली खबर भी उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर जमीन धंसने और दरारों का मामला सामने आया है। इस बार दरारें जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर आई हैं। ये हालात तब है जब आगामी दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होनी है, इसलिए ये खतरा काफी बड़ा हो गया है। बता दें कि इस बार जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर करीब 10 किलोमीटर में बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। ये दरारें जोशीमठ और मरवारी के बीच आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 10 जगहों पर इस तरह की दरारें आई हैं और सभी दरारें बिल्कुल नहीं हैं। वहीं आशंका है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए ये बड़ा खतरा माना जा रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को ही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की घोषणा की थी। अब खतरा ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु बद्रीनाथ जाएंगे। उनके बद्रीनाथ पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में जमीन धंसने और दरारों की वजह से उनकी जान पर बन सकती है। उत्तराखंड के बाद अब खबर बिहार से है, जहां पर इन दिनों सियासत का पारा काफी गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी का सिलसिला चल रहा और ऐसे में ही मोतिहारी में कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर में कृषि मेला कार्यक्रम के दूसरे दिन का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव इलाज करवाकर लौट आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जेडीयू को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि लालू से सावधान रहने की सलाह है। और बिहार के बाद अब खबरों में रुक कर लेते हैं झारखंड का, जहां रांची के खेलगांव में आयोजित 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की और इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद अजय मारू और रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय शामिल रहे। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में 650 से अधिक मेडल और ट्रॉफी प्रतिभागियों को बांटे गए। सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की धरती से राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले खिलाड़ी हुए हैं। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर शुरू से रहा है। यही वजह है कि देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के बाद खबरों में अब रुक करेंगे हरियाणा का, जहां पे पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग के पंचकुला में नए भवन का उद्घाटन किया और इस दौरान कई अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे। ये भवन 2 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हुआ है। बता दें कि 89 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना की लागत 8 करोड़ रुपए आई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस भवन के बनने से हरियाणा के साथ साथ उत्तर क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा में ईएसआई बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 25 लाख है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। कमलनाथ पार्टी की संगठनात्मक बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भी छिंदवाड़ा जिले के सोसर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए कामों को लेकर जमकर हमला बोला। दोनों नेताओं ने एक साथ छिंदवाड़ा पहुंचने पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा काफी गरमाया गया। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया। बता दें कि साल 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, यहां पर कांकेर में सड़क निर्माण कार्य में लगी 3 मशीनों को महिला नक्सलियों ने जला दिया। इन मशीनों का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा था। ये घटना रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर प्रतापपुर थाना इलाके में हुई, कामटेड़ा और गट्टाकल गांव के बीच। लेकिन उसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क निर्माण कार्य हो रहा था। तभी वर्दी में महिला नक्सली वहां पर पहुंचे और हमला बोल दिया। वहां काम कर रहे लोगों को धमकियां दी और उनके फोन छीन लिए। और एक और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने पहली नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि आज से सभी जिलों में उग्र प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान सभी स्कूलों में ताले बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में 2004 से नई पेंशन लागू की गई थी। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी 1998 से नियमित भर्ती हुए, पर उन्हें पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया। 2004 में नई पेंशन भी शुरू नहीं की गई। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है, जहां दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 25 जवानों की तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें कैंप के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पता चला कि सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है।
हालात नियंत्रण से बाहर होते देख सीआरपीएफ के अधिकारियों ने सभी जवानों को एनएमजीसी अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद 20 जवानों को तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन अभी भी 5 जवानों की हालत को देखते हुए उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक जवानों की डिमांड पर कैंप में छोले भटूरे बनाए गए थे। सभी जवानों ने एक साथ खाना खाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक के बाद एक सभी जवानों को पेट दर्द और उल्टी दस्त होने लगे। फिलहाल दूषित भोजन के जांच के आदेश दिए गए। और अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने जनगणना के महत्व और गरीबों के हितों को बताते हुए जनगणना कार्यक्रम की तिथियों को निर्धारित करने का अनुरोध किया है, जिससे जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जनता के हित में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बीते 150 सालों से हर 10 सालों में जनगणना की जा रही है। मतगणना के माध्यम से देश में विगत 10 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके आधार पर देश और प्रदेशों की भावी विकास की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। खबरों में हम रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां पर पश्चिम बंगाल के कथित बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। राज्य के विभाजन की मांग के खिलाफ सत्तारूढ़ टीएमसी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। तृणमूल कांग्रेस विभाजन की मांग के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारियां कर रही है, जहां उन्हें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के अलावा विपक्षी सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान चल रही है। इस प्रस्ताव को भी बीजेपी और टीएमसी के बीच खींचतान के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि उत्तरी बंगाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गोरखा लंबे समय से अपने लिए अलग गोरखालैंड राज्य की मांग करते रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी मांग का समर्थन करते हुए इस मुद्दे पर बीजेपी को अपना राजनीतिक समर्थन दिया था। और अगली अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है। मोदी सरकार ने वोट के लिए देश को हाशिए पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने सारे मुल्क को बेच दिया। पीडीपी प्रमुख मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र बनाना नहीं चाहती, बल्कि खुद ही राष्ट्र बनना चाहती है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी तो गोडसे की जमात है, उसका देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। चलिए मौसम की बात करते हैं। देश भर में ठंड समाप्त होने के बाद गर्मी की शुरुआत हो गई है। दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में लोगों को फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य के कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री के पार जा चुका है। दिल्ली में रविवार को फरवरी में रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। एक दिन पहले ही देश की राजधानी दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी भी रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या फिर उससे अधिक रहेगा। पूर्वानुमान ये भी है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा। और अब बात दक्षिण भारत की खबरों की कर लेते हैं, जहां अगली खबर केरल से है। बता दें आपको, सीएम पिनाराई विजयन ने आरएसएस के साथ बातचीत करने के लिए जमाते इस्लामी की आलोचना की है। एक बयान में विजयन ने कहा कि मतभेदों के बावजूद जमाते इस्लामी का ये रुख कि संघ परिवार के साथ चर्चा की जरूरत है, मुस्लिम संगठन के पाखंड को दिखाता है। दरअसल पिछले महीने दिल्ली में हुई जमाते इस्लामी और आरएसएस के बीच हुई बातचीत पर निशाना साधते हुए विजयन ने कहा कि जमाते इस्लामी नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि आरएसएस के साथ क्या चर्चा हुई और बैठक की किस संबंध में की गई थी ये बैठक। और अब खबर केरल से है, जहां बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम आज केरल के कोषिकोड में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करेंगे और बैठक के दौरान वामपंथी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित होने वाले पार्टी के विरोध कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में केरल बीजेपी के सभी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। खबरों में रुक करते हैं तेलंगाना का, जहां विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राज्य में बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो गया है। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनको तालिबानी बता दिया। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और केसीआर इसका तालिबान है।
मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मिला ने कहा कि केसीआर एक तानाशाह है, वो अत्याचारी है। तेलंगाना में कोई भारतीय संविधान नहीं है, यहाँ केवल केसीआर का अपना संविधान है। इससे पहले महबूबाबाद के विधायक और बीआरएस नेता शंकर नाइक के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के आरोप में तेलंगाना पुलिस ने शर्मिला को हिरासत में लिया था। खबरों में रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस विधायक भैरती सुरेश ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया फिर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के साथ साथ कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके बाद मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने उन्हें मंच से उतार दिया। यहाँ कोप्पल में कुरुबा समुदाय का सम्मेलन हो रहा था। जिस वक्त उन्हें मंच से उतारा गया उस वक्त सिद्धरामैया भी मंच पर मौजूद थे। और चलिए खबरों में एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां पिथौरागढ़ में आज से भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट 2023 का चौथा संस्करण शुरू हो रहा है, जो 5 मार्च तक चलेगा। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स करेगी और वहीं उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व जो है वो उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिक करेंगे। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का मकसद दोनों देशों द्वारा अपनी अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के 45 जवान शामिल होंगे। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां पहाड़ी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का अभ्यास करेंगे। तो फिलहाल नेशननेट 9 में हर जिले की खबर, हर प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने की। हर छोटी बड़ी खबर हर राज्य की आप तक हमने पहुंचाई। और इसी के साथ अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।